Hello dear students, today we will discuss about impact and incidence of taxation. इस वीडियो में हम जानेंगे कि इम्पैक्ट क्या होता है, इंसिडेंस क्या होता है, शिफ्टिंग क्या होता है, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं शिफ्टिंग को और गवर्नमेंट के लिए इस टॉपिक की नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। स्टार्टिंग करते हैं इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट ऑफ अ टैक्स फॉल्स ऑन द पर्सन फ्रॉम whom द टैक्स इज कलेक्टेड। जिस व्यक्ति से टैक्स कलेक्ट किया जाता है इम्पैक्ट उसी पर होता है। इम्पैक्ट इन सर्टेन सिचुएशंस में बी शिफ्टेड फुल्ली और पार्शियली एंड इन सर्टेन सिचुएशन में नॉट बी शिफ्टेड एट ऑल। कुछ केसेस में क्या होता है, टैक्स का जो इम्पैक्ट है वो शिफ्ट किया जा सकता है पूरा का पूरा या पार्शियली, और कुछ केसेस में जो है शिफ्ट नहीं हो सकता इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। नेक्स्ट है इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, incidence refers to that situation which indicates who will bear the ultimate monetary burden of the tax. अल्टीमेटली जो मॉनेटरी बर्डन है टैक्स का कौन सहन करेगा वो कहलाता है इंसिडेंस। इंसिडेंस ऑफ द टैक्स फॉल ऑन द पर्सन हु कैन नॉट शिफ्ट इट फर्दर। इंसिडेंस किस व्यक्ति पर होता है जो उसे आगे शिफ्ट नहीं कर सकता। अब अगर हम ब्रीफ में रिवाइज करें इम्पैक्ट और इंसिडेंस को तो हम कह सकते हैं इम्पैक्ट क्या होता है? इनिशियल मॉनेटरी बर्डन, जो व्यक्ति पे करता है उस पर इनिशियली मॉनेटरी बर्डन होता है वो कहलाता है इम्पैक्ट। इंसिडेंस होता है अल्टीमेट मॉनेटरी बर्डन, अल्टीमेटली जो मॉनेटरी बर्डन है किस व्यक्ति पर पड़ता है वो कहलाता है इंसिडेंस। इम्पैक्ट कैन बी शिफ्टेड ऑन अदर पर्सन, इम्पैक्ट को शिफ्ट किया जा सकता है। बर्डन ऑफ इंसिडेंस कैन नॉट बी शिफ्टेड, लेकिन इंसिडेंस का बर्डन जो है वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट है शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन क्या होता है। उसके लिए एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज एन एसेंशियल कंडीशन। वस्तुओं का एक्सचेंज जो है वो एसेंशियल कंडीशन है। इफ नो प्राइस चेंज अकर्स नो शिफ्टिंग इज पॉसिबल। और दूसरी उसकी निशानी क्या है कि प्राइस में चेंज होता है। प्राइस में चेंज अगर नहीं हो रहा है तो कोई शिफ्टिंग नहीं हो रही है। दो प्रकार की शिफ्टिंग होती है, फॉरवर्ड शिफ्टिंग एंड बैकवर्ड शिफ्टिंग। फॉरवर्ड शिफ्टिंग कब होती है? जब प्राइस में इंक्रीज हो, प्राइस ऑफ गुड्स आर इंक्रीज्ड। जब प्राइस में राइज हो तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग होती है। जैसे अगर हम कहें कोई सेलर है उस पर टैक्स लग रहा है और वो क्या करेगा, प्राइस को अधिक कर देगा, तो जो फाइनली जो बर्डन है वो कंज्यूमर पे करता है, क्योंकि उसने प्राइस राइज कर दिया। जो भी टैक्स है वो इंक्रीज्ड प्राइस के थ्रू वो कंज्यूमर से प्राप्त कर लेता है। देखिए, मॉनेटरी बर्डन ऑफ टैक्सेशन कैन बी शिफ्टेड फुल्ली और पार्शियली बाय द सेलर्स टू द कंज्यूमर्स बाय रेजिंग प्राइसेस। फॉरवर्ड शिफ्टिंग में क्या होता है, प्राइस राइज होता है और टैक्स का पूरा बर्डन या उसका एक अंश जो है वो कंज्यूमर पर शिफ्ट किया जा सकता है थ्रू प्राइस राइज। दूसरा टाइप है बैकवर्ड शिफ्टिंग। बैकवर्ड शिफ्टिंग से क्या होता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, प्राइस कम होता है कमोडिटी का, और इस बर्डन को जो प्रोड्यूसर है या सेलर है वो कैसे बैकवर्ड शिफ्ट कर सकता है। प्रोड्यूसर क्या करेगा, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी सर्विसेज के लिए उनको कम पेमेंट दे देगा, या जो रॉ मटेरियल्स जिनसे परचेज कर रहा है उनको कम पेमेंट करेगा। तो इस प्रकार से जो शिफ्टिंग है वो बैकवर्ड हो रही है। तो अभी तक हमने जाना कि इम्पैक्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इंसिडेंस क्या होता है, शिफ्टिंग की दो टाइप्स क्या है, फॉरवर्ड शिफ्टिंग एंड बैकवर्ड शिफ्टिंग। अब हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ शिफ्टिंग एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस एक्सटेंट तक बायर्स पर शिफ्ट किया जा सकता है टैक्स का बर्डन, और किस एक्सटेंट तक जो सेलर्स हैं वो खुद सहन करते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ द टैक्स। टैक्स का नेचर किस प्रकार का है। अगर वो टैक्स लगाने से फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज आ रहा है, अगर वो टैक्स लगाने से फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज आ रहा है
तो प्राइस राइज नहीं होंगे। प्राइस राइज नहीं होंगे तो बायर पर शिफ्ट नहीं होगा। अगर शॉर्ट रन है और टैक्स का जो इन्फ्लुएंस है वो फिक्स्ड कॉस्ट पर पड़ रहा है तो प्राइस राइज नहीं होते हैं शॉर्ट रन में, तो जो सेलर है उसको ही सहन करना पड़ेगा। लेकिन अगर लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन में प्राइस चेंज हो सकते हैं, तो लॉन्ग रन में वो जो बर्डन है टैक्स का वो शिफ्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि आपको इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर है तो आपको बिल्कुल भी जो इसमें है प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए एक जो थंब रूल है, पहले इसको देख लीजिए, फिर हम अलग अलग केसेस देखेंगे। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द मोर इलास्टिक द डिमांड फॉर द ऑब्जेक्ट to be taxed, the more will be the incidence of the tax upon the seller. जितनी ज्यादा इलास्टिक डिमांड होगी उतना ही जो इंसिडेंस होगा वो सेलर पर होगा। ये थंब रूल है, जितनी ज्यादा इलास्टिक डिमांड उतना ही इंसिडेंस किस पर होगा, सेलर पर होगा। यहां पर हम डिफरेंट केसेस अब स्टडी करेंगे। पहला केस है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का। एक्स एक्सिस पर सभी जो हमारे डायग्राम्स हैं उनमें हम क्वांटिटी ले रहे हैं, वाई एक्सिस पर प्राइस एंड टैक्स ले रहे हैं। ये हमारा डिमांड कर्व है। कैसा डिमांड कर्व है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व है। जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के सब पॉइंट्स कर रहे हैं तो हम डिमांड कर्व की शेप पर फोकस करेंगे, सप्लाई कर्व हमारा एज इट इज होगा, और जो टैक्स का इम्पैक्ट है वो हम सप्लाई कर्व के थ्रू दिखाते हैं। सप्लाई कर्व में लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। ये देखिए यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है और ये हमारा सप्लाई कर्व है। ये इनिशियल डिमांड एंड सप्लाई जहां पर मीट हो रहे हैं, ये प्राइस है। अब हम कह रहे हैं कि केएल जो है टैक्स इंपोज कर दिया गवर्नमेंट ने, केएल टैक्स इंपोज कर दिया, तो अब हमारा सप्लाई कर्व S1 हो गया है। अब प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, प्राइस P1 इंक्रीज हो गया है। टैक्स कितना इंपोज हुआ था, केएल। अगर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व है तो जितना भी टैक्स बर्डन है उसका आधा जो शेयरिंग है वो बायर करेगा, आधा सेलर करेगा। अब ये देखिए यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व है, केएल टोटल टैक्स लगा है, उसका जितना प्राइस राइज का पोर्शन है, जितना भी प्राइस राइज होता है वो बायर के द्वारा सहन होता है। तो के आर जो पोर्शन है वो बायर सहन कर रहा है, आर एल जो पोर्शन है वो सेलर सहन कर रहा है। दोनों ही इक्वल है क्योंकि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व है हमारा। नेक्स्ट है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व, लेस इलास्टिक डिमांड कर्व। लेस इलास्टिक डिमांड कर्व की शेप कैसी होगी, वो कंपैरेटिवली स्टीपर होता है, स्टीपर होता है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, इससे थोड़ा और स्टीप भी बना सकते हैं। ये हमारा सप्लाई कर्व है, इनिशियल प्राइस जो है ओपी है, केएल जो है पर यूनिट टैक्स इंपोज कर दिया है गवर्नमेंट ने। अब इसका कितना पोर्शन केएल में से केआर जो है वो प्राइस राइज है, जितना प्राइस राइज है वो बायर के द्वारा सहन हो रहा है। अब लेस इलास्टिक डिमांड है तो बायर ज्यादा सहन करेगा, सेलर कम सहन करेगा, क्योंकि लेस इलास्टिक डिमांड का है। अब यहाँ पर जो टोटल टैक्स बर्डन है केएल, उसका केआर पोर्शन ज्यादा है आरएल से। वो किसके द्वारा सहन हो रहा है, आर के बायर के द्वारा और आर एल सेलर के द्वारा। नेक्स्ट केस पर मूव करते हैं, मोर इलास्टिक डिमांड कर्व। तो यहाँ पर हमारा डिमांड कर्व कंपैरेटिवली फ्लैटर होगा। डिमांड कर्व बनाएंगे, फिर इसी प्रकार से हमारा सप्लाई कर्व होगा, और केएल जो है वो पर यूनिट टैक्स है। अब टैक्स लगने के बाद सप्लाई कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है। अब यहाँ पर जितनी ज्यादा इलास्टिक डिमांड होगी उतना ही सेलर ज्यादा सहन करेगा, यही हमारा थंब रूल है। अब यहाँ पर केएल पोर्शन में से केआर पोर्शन जो कि कम है वो बायर द्वारा सहन किया जाता है, क्योंकि प्राइस में राइज कितना है, केआर, और आरएल पोर्शन जो है वो सेलर के द्वारा सहन किया जाता है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक अगर डिमांड है
तो सारा का सारा बर्डन सेलर के द्वारा सहन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइस राइज पॉसिबल ही नहीं है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व के केस में प्राइस इंक्रीज नहीं हो सकता। प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा तो शिफ्टिंग भी नहीं हो रही, तो यहाँ पर सारा का सारा बर्डन, ये पहले का सप्लाई कर्व है, ये आफ्टर टैक्स के आर जो है टैक्स लग रहा है, और ये सारा का सारा बर्डन जो है सेलर सहन कर रहा है। अभी तक जो हमने पॉइंट्स देख, एक और पॉइंट बचता है हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब इनइलास्टिक डिमांड है, प्राइस राइज से डिमांड पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो सारा का सारा बर्डन जो है बायर पर आएगा। डिमांड कैसी है? इनइलास्टिक डिमांड है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। ये हमारा इनिशियल सप्लाई कर्व है, ये टैक्स लगने के बाद जितना टैक्स लग रहा है के आर, उतना ही प्राइस में राइज है। तो के आर जो टैक्स है उतना ही प्राइस राइज है, तो सारा का सारा बर्डन किस पर शिफ्ट हो गया? बायर पर। ये सारे पॉइंट्स हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के देखे। यहाँ पर डिमांड कर्व में जो चेंज थे इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग, उन पर हमने ध्यान दिया था। अब हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करेंगे। यहाँ पर थंब रूल क्या है? मोर इलास्टिक द सप्लाई ऑफ कमोडिटी, ग्रेटर इज द फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स ऑन द बायर। जितनी ज्यादा इलास्टिक सप्लाई, उतना ही टैक्स का बर्डन बायर पर होगा। जितनी ज्यादा इलास्टिक सप्लाई, उतना ही टैक्स का बर्डन बायर पर होगा। अब यहाँ पर हमने सप्लाई कर्व की शेप पर फोकस करना है। डिमांड हमारा नॉर्मल है। इंसिडेंस अंडर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, जब सप्लाई में चेंज हो सकता है डिमांड के अकॉर्डिंग, परफेक्टली इलास्टिक है, तो सारा का सारा बर्डन किसके द्वारा सहन होगा? बायर के द्वारा, क्योंकि ये हमारा इनिशियल सप्लाई कर्व है, ये आफ्टर टैक्स है, P1 के टैक्स इम्पोज हो रहा है और इतना ही प्राइस में राइज हो रहा है। तो जितना प्राइस में राइज और टैक्स बराबर होंगे, तो सारा का सारा बर्डन बायर के द्वारा सहन होगा। कब? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई के केस में। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई के केस में सारा बर्डन जो है प्रोड्यूसर सहन करेगा, क्योंकि प्राइस यहाँ पर परफेक्टली इन इलास्टिक है, प्राइस राइज की बात नहीं कर रहे हैं हम, सप्लाई में चेंज नहीं कर सकते, तो जो सारा का सारा बर्डन है यहाँ पर, वो प्रोड्यूसर के द्वारा सहन किया जाता है। यूजुअल सप्लाई कर्व जिस प्रकार से होता है, ये यूजुअल सप्लाई कर्व है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारा डिमांड कर्व है, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व है। तो यहाँ पर कितना पोर्शन जो है टैक्स का, वो बायर और सेलर के द्वारा सहन किया जाएगा, वो डिपेंड करता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की रेशो क्या है। इस केस में हम देख लेते हैं पर यूनिट टैक्स कितना है? ET, और इसमें से प्राइस राइज कितना हुआ है? EK। तो ये पोर्शन जो प्राइस राइज वाला है वो बायर द्वारा सहन होगा, और KT पोर्शन जो है वो सेलर द्वारा सहन होगा। अब हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के पॉइंट्स देख लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ कंपटीशन। डिफरेंट टाइप के जो हमारे मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें किस प्रकार से होगा। पहला केस है परफेक्ट कंपटीशन का। परफेक्ट कंपटीशन में हमने लॉजिक बताना है कि क्योंकि शॉर्ट रन में फर्म्स प्राइस चेंज नहीं कर सकती, फर्म्स प्राइस टेकर होती हैं, तो टैक्स का जो बर्डन है वो शिफ्ट नहीं हो सकता। आप यहाँ पर जो डिमांड का है वो परफेक्टली इलास्टिक बना के तब एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये लॉजिक आपको समझ आना चाहिए कि शॉर्ट रन में जो है प्राइस चेंज नहीं हो सकता, तो बर्डन भी शिफ्ट नहीं होगा। लेकिन लॉन्ग रन में प्राइस चेंज हो सकता है, और टैक्स का कुछ बर्डन या सारा का सारा बर्डन जो है वो बायर पर शिफ्ट किया जा सकता है लॉन्ग रन में। मोनोपोली में क्या होता है? मोनोपोली में मोनोपोलिस्ट खुद भी सहन कर सकता है, बायर पर भी शिफ्ट कर सकता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है प्रोडक्ट की, उस पर भी निर्भर करेगा। यहाँ पर देखिए हमारा डिमांड का वैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, AR का, ये MR होता है, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल, ये कॉस्ट में अंतर आ रहा है जब टैक्स लग रहा है। MR MC इनिशियल जहां पर बराबर है, MC MR को नीचे से काट रही है, तो वहां पर आउटपुट डिसाइड होता है।
ये फर्स्ट ईयर में आप करके आए हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए, MR MC जहाँ पर बराबर होते हैं वहाँ आउटपुट डिसाइड हो रहा है, और इसको जब हम ऊपर AR तक बढ़ाते हैं वो हमारा प्राइस होता है। ये इनिशियल सिचुएशन है, ये आफ्टर टैक्स है। टैक्स लगने के बाद क्या हो गया, प्राइस राइज हो गया। वो डिपेंड करता है कि सारे के सारे बर्डन को भी मोनोपोलिस्ट शिफ्ट कर सकता है बायर पर, और उसका कुछ पोर्शन भी शिफ्ट कर सकता है। यहाँ पर आप प्राइस राइज के थ्रू बता सकते हैं कि इतना जितना प्राइस राइज हुआ है वो बर्डन जो है वो बायर पर शिफ्ट हुआ है। यहाँ पर दोनों केसेस हो सकते हैं, बायर पर भी शिफ्ट कर सकता है मोनोपोलिस्ट, और खुद भी सेंड कर सकता है। इंसिडेंस अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी इसी प्रकार से हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का होता है, तो यहाँ पर भी इलास्टिसिटी का इम्पैक्ट रहेगा। अगर डिमांड इलास्टिक है तो सेलर खुद सेंड करेगा, प्रोड्यूसर उसको सेंड करेगा, और अगर इन इलास्टिक डिमांड है तो बायर पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये भी देखना होगा कि टैक्स लगने से किस प्रकार की कॉस्ट में अंतर आ रहा है। अगर फिक्स कॉस्ट में अंतर आ रहा है तो वो शॉर्ट रन में ट्रांसफर कम हो पाएगा। नेचर ऑफ टैक्स पर निर्भर कर रहा है यहाँ पर, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर निर्भर कर रहा है। नो इफेक्ट ऑन द मार्जिनल कॉस्ट, अगर फिक्स कॉस्ट में चेंज हो रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट में कोई अंतर नहीं होता है, और सारा का सारा बर्डन जो है वो सेलर के द्वारा सहन होता है। यहाँ पर आपको लॉजिक की हेल्प से समझना है कि किस प्रकार का मार्केट स्ट्रक्चर है, वहां पे किस प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं। प्राइस में चेंज पॉसिबल है तो बायर पर शिफ्ट हो जाएगा टैक्स का बर्डन, अगर प्राइस में चेंज पॉसिबल नहीं है तो नहीं होगा। इफेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और लॉज ऑफ रिटर्न्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज ऑफ रिटर्न्स का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर डिमिनिशिंग कॉस्ट है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं। डिमिनिशिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, जैसे जैसे हम आउटपुट इंक्रीज करते हैं तो पर यूनिट जो कॉस्ट है वो डिमिनिश होती है, कम होती है। तो यहाँ पर अगर डिमिनिशिंग कॉस्ट का केस है तो हमारा जो सप्लाई कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, सप्लाई कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि हर एक अगली यूनिट के साथ पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम आ रही है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या होगा, टैक्स से भी ज्यादा बर्डन जो है वो बायर को सहन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस में चेंज है वो टैक्स में चेंज से भी ज्यादा है। टैक्स कितना है, आरएम, आरएम टैक्स है, लेकिन प्राइस में कितना चेंज हो रहा है ये हमारी, हम बार बार इस प्रोसेस को रिपीट नहीं कर रहे हैं। इनिशियल सिचुएशन क्या है, ई है, ओपी प्राइस है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम है और ओपी प्राइस है। टैक्स लगने के बाद एम पर इक्विलिब्रियम है और ओपी वन प्राइस हो जाता है। अब ये हमें पता है जितना सप्लाई कर्व में चेंज होता है, शिफ्ट होता है, वो हमारा टैक्स होता है, आरएम टैक्स है, लेकिन प्राइस में चेंज इससे भी ज्यादा है, एमटी। तो यहाँ पर जो बायर है उसको टैक्स से भी ज्यादा बर्डन सहन करना पड़ रहा है डिमिनिशिंग कॉस्ट के केस में। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग कॉस्ट, इंक्रीजिंग कॉस्ट में क्या होगा, सप्लाई का हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होगा। यहाँ पर टैक्स कितना है, के आर, लेकिन प्राइस में चेंज कितना है, के एम। तो कुछ पोर्शन जो है वो बायर पर शिफ्ट हो रहा है। लेसर इंक्रीज इन प्राइस देन द टैक्स पर यूनिट, यहाँ पर प्राइस में क्योंकि कम इंक्रीज है, जितना टैक्स पर यूनिट है उससे कम इंक्रीज प्राइस में है, तो उसका एक पोर्शन जो है वो बायर पर शिफ्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारा केस क्या है, कांस्टेंट कॉस्ट और कांस्टेंट रिटर्न्स। जब कांस्टेंट कॉस्ट होती है तो सप्लाई का एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, चाहे आउटपुट कितना भी बढ़ा ले कॉस्ट पर यूनिट जो है वो बराबर रह रही है। तो यहाँ पर जो टैक्स लग रहा है उतना ही प्राइस में राइज हो रहा है। अगर टैक्स में चेंज, टैक्स की वजह, टैक्स की जो जितनी मात्रा है और जितना प्राइस में चेंज है वो दोनों बराबर है, तो क्या होगा, सारा का सारा बर्डन बायर सहन करेगा। द बायर विल हैव टू बियर द एंटायर बर्डन ऑफ टैक्स। ये अभी तक जो हमने पॉइंट्स थे वो डायग्राम की हेल्प से किए। अब हम अपने लॉजिक की हेल्प से कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट है कस्टमरी प्राइसेस। कुछ कमोडिटीज ऐसे होते हैं जिनके प्राइसेस में चेंज आसानी से नहीं होता है,
पब्लिक को वो एक्सेप्ट नहीं होता है। जैसे पार्ले जी बिस्किट का एग्जांपल आप दे सकते हैं, अगर उस पर टैक्स लग रहा है तो या तो उसकी क्वालिटी रिड्यूस की जाएगी या उसके जो साइज है उसमें, जैसे 10 बिस्किट्स आते हैं तो 8 बिस्किट्स हो सकते हैं, उसके साइज में चेंज करके जो है टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया जाता है, ना कि प्राइस में चेंज करके। अमाउंट ऑफ टैक्स, अगर अमाउंट ऑफ टैक्स वेरी स्मॉल है तो सेलर उसको सहन कर लेगा, अगर ज्यादा है तो वो बायर पर शिफ्ट करने की पूरी पूरी उसकी कोशिश होगी। नेचर ऑफ कमोडिटी, अगर इस प्रकार के गुड्स हैं जिसका जो है प्राइस राइज इंस्टेंट हो सकता है तो वहां पर शिफ्ट आसानी से हो सकता है टैक्स का बर्डन। और अगर हाउसेस पर टैक्स लग रहा है तो जो हम किराएदारों से जो रेंट लेते हैं उसमें हम तुरंत चेंज नहीं कर सकते, वो एग्रीमेंट होता है 1 साल के लिए, तो जो भी चेंज होगा वो आफ्टर 1 ईयर होता है। इंस्टेंटली जो है प्राइस राइज हम नहीं कर सकते और टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। सब्स्टिट्यूट्स अगर अवेलेबल हैं तो डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक। इलास्टिक डिमांड होगी तो ज्यादा बर्डन कौन सहन करेगा, सेलर सहन करेगा। टाइप ऑफ टैक्स, किस प्रकार का टैक्स है, एड वैलोरम है या स्पेसिफिक है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। स्पेसिफिक टैक्स जो है वो आसानी से शिफ्ट किए जा सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू एडिशन टैक्स होते हैं उनसे क्या है, अगर प्राइस में इंक्रीज बहुत ज्यादा हो गया और उसका इम्पैक्ट वो एडवर्सली इम्पैक्ट कर रहा है डिमांड को, तो शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आती है। एरिया ऑफ टैक्स, अगर लोकल टैक्सेस हैं वो शिफ्ट आसानी से नहीं किए जा सकते, लेकिन कंट्री वाइड जो टैक्स हैं वो पूरे देश में जो टैक्स लग रहा है वो शिफ्ट किए जा सकते हैं आसानी से। अब कुछ इश्यूज की बात करेंगे, इश्यूज रिलेटेड टू द इंसिडेंस ऑफ सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस की बात कर रहे हैं और वहां पर देखेंगे कि इंसिडेंस पॉसिबल है या नहीं है। फर्स्ट है हमारा जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता। एक व्यू पॉइंट है कि पर्सनल टैक्सेस शिफ्ट नहीं किए जा सकते, जो जनरल हमारा थॉट होता है इनकम टैक्सेस जैसे शिफ्ट नहीं किए जा सकते जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं। और एक व्यू पॉइंट क्या है कि पर्सनल इनकम टैक्स भी शिफ्ट किए जा सकते हैं। वो कैसे किए जा सकते हैं, अगर ट्रेड यूनियंस डिमांड करें हायर वेजेस की तो एम्प्लॉयर्स को जो है वो ज्यादा पे करना होगा एम्प्लॉयज को, तो कुछ बर्डन जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है एम्प्लॉयर्स पर, और वो भी तब सहन करेंगे जब उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट है तब। दूसरा टाइप का टैक्स है कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स जो है वो दो सिचुएशंस में शिफ्ट हो सकता है। जब इन्फ्लेशन होता है तब पॉसिबल है, अगर प्राइस राइज हो रहे हैं नॉर्मली तो टैक्स का बर्डन भी जो है प्राइस राइज के थ्रू शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये छूट गया कि कॉरपोरेशन टैक्स को आप डिफाइन करेंगे पहले। इट इज अ टैक्स ऑन द इनकम और प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनीज। कंपनीज की जो इनकम है या प्रॉफिट्स है उन पर जो टैक्स लग रहा होता है वो कॉरपोरेशन टैक्स कहलाता है। एक केस हम कर चुके हैं कि अगर प्राइस राइज पॉसिबल है, इन्फ्लेशन का दौर है तो शिफ्ट हो सकता है टैक्स। और लॉन्ग पीरियड में भी क्या हो सकता है, प्राइस राइज हो सकता है और टैक्स बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड कॉर्पोरेट टैक्स टेंड्स टू बी रिफ्लेक्टेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लॉन्ग रन में जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो कॉस्ट में कंसीडर किया जाता है और उसको शिफ्ट किया जा सकता है। इंसिडेंस ऑफ सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी, ये एक तरीके के हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनको शिफ्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंसिडेंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज। इंपोर्ट ड्यूटीज का जो इंपोर्टर है वो देखेंगे कि डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। अगर इन इलास्टिक है तो कंज्यूमर पर शिफ्ट कर दिया जाएगा बर्डन इंपोर्ट ड्यूटीज का। इसी प्रकार से एक्सपोर्ट ड्यूटी का हम देखेंगे क्योंकि उसका जो बर्डन है फॉरेन कंज्यूमर्स पर पड़ना है और डिमांड किस प्रकार की है। अगर डिमांड इलास्टिक है तो जो बर्डन है वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता, इन इलास्टिक डिमांड के केस में बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। अब हम लास्ट
में पहुंच गए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस की स्टडी किस लिए इंपॉर्टेंट है? जो मॉडर्न टाइम पीरियड है वहां पर सिर्फ टैक्स से रेवेन्यू कलेक्शन का ऑब्जेक्टिव नहीं होता गवर्नमेंट का, बहुत सारे और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो वो उन ऑब्जेक्टिव्स को हम तभी फुलफिल कर सकते हैं जब गवर्नमेंट को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है कि जो टैक्स का बर्डन है वो किस पर पड़ रहा है, वो उसी अकॉर्डिंग टैक्स को लगाएंगे और इन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की गवर्नमेंट का जो है वो कोशिश रहेगी, प्रयास रहेगा। इससे क्या होता है? इट ऑफर्स इनसाइट्स इनटू टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ डाइवर्स सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इस स्टडी से पता चलता है कि डिफरेंट सेक्शंस जो हैं सोसाइटी के, उनकी टैक्सेबल कैपेसिटी कितनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग टैक्सेस लगाए जा सकते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन डिटरमाइनिंग द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्योंकि इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही व्यक्ति पर होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में इम्पैक्ट अलग व्यक्ति पर होता है, इंसिडेंस अलग व्यक्ति पर होता है। तो ये स्टडी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है ताकि गवर्नमेंट जिन पर टैक्स लगाना चाहती है ज्यादा, उन्हीं पर इम्पैक्ट आए। तो ये स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर क्लास से टैक्स प्राप्त करना है तो उसको ये जो कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किसके थ्रू जो आता है, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन की स्टडी से आता है। तब गवर्नमेंट एनालाइज कर सकती है कि किस प्रकार के गुड्स कौन सा जो क्लास है वो यूज कर रहा है। अगर उस वस्तु पर टैक्स लगाया जा रहा है तो फाइनली बर्डन किस क्लास पर आएगा। तो ये एनालिसिस, ये स्टडी गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस का कंप्लीट कवरेज। थैंक यू सो मच।